जो बताइए। आपको मिला हुआ है वो राजनीतिक आयाम और ये पर्यावरण कोविड-19 के संदर्भ में। जी जी जी, मैं सर। राजनीतिक आयाम पे बोलूंगा। हाँ और जी सर। मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। हाँ जी सर, और अवश्य। सबसे पहले मैं आपको पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासतौर से डॉक्टर DK गुप्ता जी को और शैलेंद्रनाथ मिश्रा जी को और आपको। उसके अलावा जो आपका RML अवध विश्वविद्यालय है उसके कुलपति जी मनोज दीक्षित जी को, प्रिंसिपल मैडम को। और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने इस वेबिनार के माध्यम से प्रोफेसर RP सिंह और प्रोफेसर SS वर्मा जी को सुनने का मौका मिला। निश्चित रूप से जो आपने कोविड-19 एवं पर्यावरण के जो आयाम आपने रखे हैं और प्रोफेसर RP सिंह और प्रोफेसर SS वर्मा जी के सुनने के बाद कोई एस्पेक्ट ऐसा बचा नहीं है कि मैं जो बोलूंगा तो कहीं ना कहीं से पुनरावृत्ति होगी या रिपीटिशन होगा। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कोविड-19 और इस लॉकडाउन के समय में जो अनुभव एक भूगोलवेत्ता को, समाजशास्त्री को, अर्थशास्त्री को, या जितने भी पर्यावरणविद हैं, या जितने भी शोधकर्ता हैं, या जितने भी छात्र हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमको शोध के आयामों में मनन करने की एक सीख तो मिली ही है। बल्कि हमको ही नहीं, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को, शोधकर्ताओं को एक सीख मिली है कि आने वाले दिनों में हमको किस प्रकार से रहना है। जब बात आती है पर्यावरण और पर्यावरण के विविध आयामों की, तो विविध आयाम को परिभाषित करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की स्टडीज से रिलेटेड हैं और इसके डायमेंशन बहुत व्यापक है, इसका अर्थ भी बड़ा व्यापक है। इसको इस प्रकार से परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए कि पर्यावरण किस प्रकार से है, इसकी परिभाषा क्या है, या जो हमारे इसके इम्पैक्ट हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसका मतलब आपको 2 लाइनों में बता देना चाहता हूं, क्योंकि पर्यावरण की दशाओं से हर व्यक्ति जिस प्रकार से प्रभावित होता है उसका दर अलग होता है। यानी पर्यावरण की अगर आप परिभाषा में जाएंगे तो ये सारी बाहरी दशाओं का योग होता है जो मनुष्य के जीवन और विकास को प्रभावित करता है। यानी हर व्यक्ति, हर देश, हर प्रदेश, हर क्षेत्र, जहां की भी आप बात कर रहे हैं, वहां पर रहने वाले लोग एक दशा से प्रभावित नहीं होते हैं पर्यावरण के आयामों से। अभी बात हमारे प्रोफेसर SS वर्मा जी ने की और बहुत सारी जानकारी हमको मिली। और ये भी जानकारी मिली कि वर्तमान में जो भूगोलवेत्ता हैं या पर्यावरणविद विधि हैं, वो पर्यावरण के प्रभावों का मूल्यांकन ही कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट कई तरह का अध्ययन होता है, जिसमें आपने अन्य वक्ता लोग उस पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें आपने आर्थिक पर्यावरण की बात की है, सामाजिक पर्यावरण की बात की है, सांस्कृतिक पर्यावरण की बात की है, पारिस्थितिकी की बात की है। उस पर तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन आपने हमको जो टॉपिक दिया है उसमें पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात की। और वर्मा जी ने और प्रोफेसर RB जी ने बड़े विस्तार से बात की है कि कोविड-19 कहां से शुरुआत हुई, पहला केस कब रजिस्टर्ड हुआ था, WHO ने कब उसको डिजास्टर डिक्लेयर किया। इस डिस्कशन में भी हम बाद में जाएंगे, लेकिन हम सबसे ज्यादा चर्चा करना चाहते हैं कि कोविड-19 से पहले पूरे विश्व की स्थिति क्या थी और हम किन चुनौतियों से निपट रहे थे। मिसाल के तौर पे जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे शोध का ये एस्पेक्ट होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से ग्लोबल थ्रेट्स थे, कौन कौन सी चुनौतियां थी। और हम एक ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी में लगे हुए थे, चाहे वो एग्रीकल्चरल संपोषणीयता की बात हो, एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी की बात हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात हो, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात हो, चाहे वो सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात हो, चाहे वो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी की बात हो। तो कहीं ना कहीं से जो पूरा विश्व का समुदाय है, शोध का जो समुदाय है, हम एक संपोषणीयता के उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। और ये ही इशू जो है अर्थशास्त्री के लिए, समाजशास्त्री के लिए, भूगोलवेत्ता के लिए और जितने भी पर्यावरणविद है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर संपोषणीयता के लिए हम काम कर रहे हैं तो उससे ही हमको शोध के आयाम पता चलते हैं।
लेकिन चूंकि मेरी अपनी लिमिटेशन है, आपने हमको पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बोलने के लिए कहा है, इसलिए सबसे पहले मैं बात शुरू करना चाहता हूं। कोविड-19 के बाद जो सबसे बड़ा प्रभाव है, अगर आप दुनिया के सारे देश में देखें और दुनिया के सारे देशों का आंकड़ा इकट्ठा आप करेंगे तो आपको इंडिया में आपको मिलेगा कि 17.5 मिलियन पॉपुलेशन विदेशों में, अन्य देशों में यहाँ के लोग रह रहे हैं एज ए NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। इसी तरह से मेक्सिको के भी जो है लगभग 11.8 मिलियन पॉपुलेशन दुनिया के अन्य देशों में रह रही है। और चाइना जबकि इतना विकसित देश है, चाइना की भी लगभग जो है 10.7 मिलियन पॉपुलेशन विश्व के अन्य देशों में रह रही है। और सीरिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी तो वहां की भी जनसंख्या बाहरी देशों में 8.2 मिलियन पॉपुलेशन कहीं ना कहीं से बाहरी देशों में रह रही थी और वहीं पर उन्होंने नेशनलिटी वगैरह ले रखी है। इसके अलावा हमारे जो बांग्लादेश है वहां की 7.8 मिलियन पॉपुलेशन और पाकिस्तान 6.3 मिलियन पॉपुलेशन, यूक्रेन, फिलीपींस, अफगानिस्तान, रूस, दुनिया के जितने भी देश हैं विकसित हों या विकासशील देश हों, तो इन देशों की पॉपुलेशन आपको दुनिया के हर देशों में मिलेगी। और मैं आपको बात ये कर देना चाहता हूं कि अब जब भारत के स्तर पे आप देखते हैं, उस दिन मैंने चर्चा में जिक्र भी किया था कि जो हमारी मोबिलिटी का जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है उस पर हमको तथ्य और उस पर हमको जो है जानकारियां बहुत कम मिलती हैं। इस कोविड-19 डिजास्टर के बाद आपको पता चला कि जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन है वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की तरफ है। और उस वेबिनार में मैंने ये भी बात की थी कि जिस क्षेत्र को सबसे ज्यादा संपन्न होना चाहिए उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उसी क्षेत्र से सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है अन्य क्षेत्रों में। लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने एक जो इसका पॉलिटिकल डायमेंशन ये है, सबसे ज्यादा बात जो उभर के सामने आती है उसमें आती है इशू ऑफ लॉस ऑफ लूजिंग लाइफ एंड लाइवलीहुड की। लाइफ और लाइवलीहुड एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको लेकर ग्लोबल पॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे, दुनिया के कौन से देश जहां पर अन्य देशों के लोग रह रहे थे, अब कोविड-19 के बाद उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी कहीं ना कहीं खतरे में है। किस देश के लोग कहां पर कितना सस्टेन करेंगे, कितने दिनों तक रहेंगे, ये इसका अभी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जीवन और जीवन व्यापन का जो इशू है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अमेरिका जैसे देश में जब आंकड़े सामने आए अखबारों में कि 15% लोग वहां के लोगों ने अप्लाई किया है बेरोजगारी भत्ता के लिए। जब ये कभी भारतवर्ष में बेरोजगारी भत्ता की बात आती थी तो कहीं ना कहीं से हंसी आती थी कि अगर जो लोग घरों पे बैठे हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा तो कहीं आने वाले दिनों में ऐसा ना हो जाए कि लोग आलसी हो जाएं या काम करना ना चाहें। तो अमेरिका जैसे देशों में भी लोग जो है बेरोजगारी भत्ता की डिमांड करने लगे। कोरोना डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है सबसे ज्यादा देखने को मिला कि अमेरिका जैसा देश जो पूरी दुनिया में, और आज से नहीं पूरी दुनिया में अगर कभी लड़ाई, अगर आप इसको अध्ययन करेंगे तो सफेद और कालों की ही लड़ाई है, व्हाइट एंड ब्लैक की लड़ाई है, गोरे और कालों की ही लड़ाई है। और आज भी आपने देखा कि आज से पहले कभी ये कोई सोच नहीं सकता था कि व्हाइट हाउस में भी लोग चले जाएंगे और वहां पर जो है नस्लवाद की जो लड़ाई है, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यूजीलैंड में भी, यूरोप में भी कभी कभी ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं जिसमें रेसिज्म की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होती है। तो आने वाले दिनों में कोविड-19 ने दुनिया के सारे देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया हुआ है। इसलिए दुनिया में जितने लोग बसे हुए हैं और हमारे देश से जो लोग बाहर NRI के रूप में रह रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या उनके सामने आ गई है और उनके सस्टेनेबिलिटी की समस्या आ गई है। क्योंकि सिर्फ विकास की बात नहीं है, यहाँ पर इकोनॉमिक रिकवरी की बात है और पूरी दुनिया को इस बात की चिंता है कि इकोनॉमिक रिकवरी कैसे होगी। और इकोनॉमिक रिकवरी का जो दर होता है, जो रेट होता है, वो समान नहीं होता है। यानी वर्ल्ड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्लेस और हर दशा से हर व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। बाढ़ आती है, आंधी आती है, तूफान आता है, तो हर व्यक्ति
समान दशा में प्रभावित नहीं होता है। उस दिन मैंने वेबिनार में एक शेर भी कहा था, न जाने कैसे बादलों के बीच साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे घर बारिश हुई। अगर बाढ़ आती है, तूफान आती है, तो जरूरत इस बात की है कि हमारे पास आने वाले दिनों में उसको कॉम्बैट करने की, उसको निपटने की तैयारी किया है। और कोविड-19 का जो पॉलिटिकल डायमेंशन सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अगर अमेरिका वर्ल्ड की लीडरशिप कल तक कर रहा था, तो आज उसकी लीडरशिप में कहीं ना कहीं से एक डाउट को क्रिएट कर दिया है, कहीं ना कहीं एक संदेह को क्रिएट कर दिया है। और सिर्फ अमेरिका नहीं, जर्मनी की बात आप ले लीजिए, इटली की बात ले लीजिए और चीन की बात ले लीजिए, तो आप सारे देशों को आपने देखा और कहीं ना कहीं से ये सहमे हुए देश हैं। और हर डिस्कशन में यही आता है कि कोविड-19 से कॉम्बैट करने के लिए हमारा वैक्सीन तैयार हो रहा है और लगभग वैक्सीन तैयार होने वाला है। कोई देश कहता है कि सितंबर में आ जाएगा, कोई कहता है अक्टूबर में आ जाएगा, कोई कहेगा नवंबर में आ जाएगा। लेकिन सच्चाई इस बात का है कि वैक्सीन को इन्वेंट करने की जो पॉलिटिक्स हो रही है ग्लोबल लेवल पे, और उनको दुनिया में सबसे बड़ा बाजार, क्योंकि हिंदुस्तान जो है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन को सस्टेन कर रहा है, तो आने वाले दिनों में चाइना ने अपने इंफॉर्मेशन को सेंसर करते हुए भी चाइना का जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, अगर उसको राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो चाइना सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है एज कंपेयर टू अमेरिका। तो इस वक्त जो है ग्रुपिंग्स, जो बड़े बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनके सामने ये प्रॉब्लम आ गई है कि किस देश के साथ उनका आने वाले दिनों में समूह बनेगा। अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूरोप वहां की दिशा और दशा पहले से ही खराब थी। वेस्टर्न यूरोप में भी बहुत सारे देशों की जो अर्थव्यवस्था थी कमजोर थी। तो अगर यूरोपियन यूनियन किसी जमाने में जब पूरे विश्व में इनका बोलबाला था, इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत थी, आज जब अमेरिका का ही कोई भरोसा नहीं है, अमेरिका ही नहीं जब अपने हथियार अपने आप को सरेंडर कर दिया है, तो आने वाले दिनों में यूरोपियन देश किसके लिए खड़े हो जाएंगे। जरूरत इस बात की है, कोविड-19 ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि 84 से ज्यादा देशों में इसको जो है एक इमरजेंसी के रूप में लिया गया है और इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इस डिजास्टर ने, ऐसा नहीं है कि डिजास्टर सिर्फ पहली बार आया है। जो लोग पुरानी उम्र के या हमारी एज के लोग होंगे तो उनको ये पता होगा कि 1977 में जो हमारा स्मॉल पॉक्स और ये चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की जो समस्या थी, उससे इरेडिकेशन किया गया और पूरी दुनिया से उसकी बीमारी को खत्म किया गया। पूरे गांव जो है खत्म हो जाते थे, बहुत सारी मौतें उस जमाने में हुई। तो अगर डिजास्टर है तो डिजास्टर से संबंधित उसको कॉम्बैट करने की आविष्कार भी होंगे और आने वाले दिनों में सारी चीजें होंगी। लेकिन आज जब हम इस स्टेज में आ गए हैं कि ग्लोबल लीडरशिप कहीं ना कहीं से खतरे में है, चाइना की जो पॉलिटिक्स है दुनिया के सामने नहीं है, चाइना ने अपने सारी चीजों को छिपा रखा है और बहुत सारी चीजों को सेंसर कर रखा है। और चाइना में जो भी इन्वेंशन है और चाइना की जो भी स्ट्रेटजी है, अगर हम नारे के रूप में कह लें कि हम अब आज के बाद स्वदेशी को अपनाएंगे और चाइनीज जो प्रोडक्शन है, जो यहाँ पर कमोडिटी है, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि क्या भारतवर्ष में, क्या जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो आपने कभी दिमाग में ये प्रण किया कि आने वाले दिनों में बाहर की जो चीजें, यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं, उनको हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमको अपने आप में ईमानदारी लानी है, क्योंकि अगर हम मास्क लगाते हैं तो सिर्फ इसलिए मास्क लगाते हैं कि सामने चौराहे पे थानेदार साहब खड़े हुए हैं, इंस्पेक्टर साहब खड़े हुए हैं और वो ना देखने पाए कि हम मास्क लगा लें। तो आने वाले दिनों में हमारी जो हैबिट है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर पॉलिटिकल इसके इम्पैक्ट की बात करेंगे तो ये पूरी दुनिया में जो ग्लोबल लीडरशिप है, और ग्लोबल लीडरशिप कभी भी वेलफेयर के लिए नहीं होता है। ग्लोबल लीडरशिप जो होती है वो हमेशा जो है पूरी दुनिया में अपने प्रभाव जमाने के लिए होता है और कहीं ना कहीं से छोटे जो देश हैं उसके प्रभाव में रहते हैं। इसी प्रकार से जैसे आपने देखा होगा जो स्थिति भारत की है, लगभग दक्षिण अमेरिका के देशों की भी वही स्थिति है। चाहे अर्थव्यवस्था ले लीजिए, चाहे जो कोविड इम्पैक्ट है उसको कॉम्बैट करने की जो रणनीतियां हैं, किसी स्तर तक हमारे भारत देश में तो कामयाब रही, लेकिन
आने वाले दिनों में जब ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जिस प्रकार से प्रोफेसर आरबी सिंह और प्रोफेसर एस एस वर्मा जी ने आंकड़ों के माध्यम से समझाया है कि अभी तो इसका चरम, अभी तो इसका पीक आने बाकी है, तो आने वाले दिनों में हमको अपनी सुरक्षा और ये सारी चीजें खुद ही करनी है, क्योंकि दुनिया के सारे देश जहां पर यंग पॉपुलेशन और जहां पर इम्यूनिटी मजबूत है और जहां पर वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत कम है, वहां पर जो है डेथ केसेस तो कम हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना लिए हुए टहल रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि कोरोना है और इम्यूनिटी मजबूत होने के कारण ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन आपने पॉलिटिक्स की बात की है, तो हम इसमें दो चीजों में इसको विभक्त करेंगे। एक तो ये देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो परिदृश्य है या इनस्टेबिलिटी कह लीजिए आप, और नेशनल लेवल पे जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, उससे किस प्रकार से हम प्रभावित हैं। बड़ी बड़ी महामारी, बड़ी बड़े डिजास्टर, बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े चरम घटनाओं से हमारा सामना होता रहता है। अभी भी आपने देखा कि एक हफ्ते के अंदर दो बड़े साइक्लोन आ गए। एक साइक्लोन आ गया जो है एम्फान, और दूसरा साइक्लोन आ गया जो है अरेबियन सी में। तो ऐसा नहीं है, डिजास्टर तो हमेशा आते रहते हैं, साइक्लोन हमेशा आते रहते हैं, और हम लोग डिजर्टिफिकेशन से, हम लोग ड्राउट से, हम लोग फ्लड से, हम लोग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन से, सारी चीजों में कहीं ना कहीं कॉम्बैट कर रहे हैं। लेकिन जो सेंस है, उसका जो संवेदनशीलता है और जो गंभीरता है, उन सारी चीजों में जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर हमने आपको अभी बताया कि जो हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है कि अगर हम गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो हेलमेट तभी लगा लेते हैं जब पुलिस सामने दिखाई देता है। तो जो ये सारी चीजें हैं, अपने संस्कारों में और अपने ह्यूमन जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उसमें कहीं ना कहीं से बदलाव लाने की आवश्यकता है। और आपको मालूम है कि ये सिर्फ भारत के संदर्भ में मैं बात नहीं कर रहा हूं, जैसा कि प्रोफेसर आरबी सिंह सर ने और प्रोफेसर एस एस वर्मा जी ने कहा कि जब कोरोना का केस इतनी पहले रजिस्टर्ड हो गया था, तो आपने देखा कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इलेक्शन की कैंपेन में लगे हुए थे, इवन भारत जैसे देश में वो आए थे और नमस्ते इंडिया के प्रोग्राम में आए थे। आपको मैं बता दूं, आने वाले दिनों में जब अमेरिका का इलेक्शन होगा और कहीं ना कहीं से अगर डोनाल्ड ट्रंप जी दोबारा आ जाते हैं, तो वो अपनी साख बचाने में कहीं ना कहीं से कामयाब होगा। अगर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अगर आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में विश्व का जो परिदृश्य अलग होगा। और अगर कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप जी की हार होती है, तो ग्लोबल जो सिनेरियो है पॉलिटिक्स का, वो अलग होगा। तो वर्ल्ड के लीडरशिप में जो हम आने वाले दिनों का जो स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं से क्लियर होगा। अब बात आती है कि जो पोस्ट कोरोना पावर्स हैं, उसमें पूरी दुनिया में जो हमारे देश हैं, जो राष्ट्र हैं, उनका किस प्रकार का समूह बनेगा। और चाइना जो है 20% से अधिक विश्व की जनसंख्या है। भारत में 17%, 17.7% विश्व की जनसंख्या है। ये 37% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, वन थर्ड से ज्यादा अधिक जनसंख्या लिए हुए देश हैं। लेकिन दुनिया के सारे देशों में अगर आप यूरोप में जाएंगे, अगर आप कहीं पर भी जाएंगे, अमेरिका तक में भी जाएंगे, अगर उनकी मार्केट में आप टहलेंगे, तो आपको ये लगेगा कि जो चाइना ने अपने उत्पाद को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है। और आपने देखा कि कोविड-19 में जो चाइना का रोल रहा है, बहुत ही डाउटफुल, बहुत ही संदिग्ध रोल रहा है। आने वाले दिनों में इसी सारी चीजों को लेकर पॉलिटिक्स संभावित है कि कोरोना तो है, और कोरोना अभी दिमाग से और कोरोना लोगों के दिलों से, मस्तिष्क से अभी 1-2 साल तक नहीं जाएगा। और जब नहीं जाएगा और नॉर्मल दिनों में जो हमारे पास बीमारियां थी या ग्लोब के सामने, पूरे विश्व के सामने जो हेल्थ की समस्याएं थी, स्वास्थ्य की समस्याएं थी, वो आने वाले दिनों में कोरोना कोविड-19 डिजास्टर ने पूरी दुनिया को में वैक्सीन को लेके एक बाजार, और उन बाजार को लेके अपने व्यापार को विकसित करने की राह में जो है ये सारे देश होंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि हम कहाँ की मार्केट में कदम जमा सकते हैं। क्योंकि जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, तो विकसित देशों में भी सारे देश बराबर नहीं हैं और विकसित देशों की अर्थव्यवस्था बराबर नहीं है। आप भारत जो दुनिया के 10 देशों में जिसकी गिनती होती है, उसको जो है कभी भी
भूटान से, कभी भी नेपाल से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से जो हमारी भौगोलिक जो स्थितियां हैं, जो हमारे खनिज संपादन या हमारे जो मानव संसाधन हैं, उनका हमको फिर से रिविजिट करके हमको अपनी संभावनाओं की तलाशनी होगी। अगर हम अपने संभावनाओं को तलाशने में सक्षम हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमें किसी ग्लोबल लीडरशिप की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भारत में ही अपने जो सोशल कैपिटल है, जो यहाँ आपका जो है ह्यूमन कैपिटल है, उसकी जो संभावनाएं सबसे ज्यादा पूरी विश्व को नजर आ रही है। और इसी प्रकार से पूरी दुनिया के जो देश हैं, भारत में सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसीलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो यंग पॉपुलेशन है, और आने वाले दिनों में यहाँ की जनसंख्या को एक ह्यूमन कैपिटल और एक सोशल कैपिटल और ज्ञान से हम पूरे दुनिया में अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। इसलिए दुनिया के जितने विकसित देश हैं, यहाँ के संसाधनों में अपना इंटरेस्ट रखते हैं और अपनी रुचि दिखाते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम किसी ग्लोबल लीडर को न तलाशें, बल्कि हम अपने यहाँ जितने भी संसाधन हैं उन ग्रास रूट में जाके उन संसाधनों को विकसित करें, और जो लोकल रिसोर्सेज हैं, जो स्थानीय संसाधन हैं, उनको विकसित करने का प्रयास करें। और मुझे लगता है कि जो स्थानीय संसाधन है, जैसे उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए आप, कि हर जिला किसी न किसी उत्पाद के लिए उसकी पहचान है। तो आने वाले दिनों में आपको ये सोचना पड़ेगा कितने न्यूनतम लेवल पे जाके आपकी आवश्यकता, आपका काम हो सकता है, और अपने स्थानीय संसाधनों को विकसित करेंगे, क्योंकि जनसंख्या का होना समस्या नहीं है, बल्कि हमको अपनी जनसंख्या जो एग्जिस्टिंग है, जो जनसंख्या हमारे पास है, उनको मीनिंगफुल बनाना है, ताकि वो जनसंख्या पूरे विश्व के समृद्धि के लिए, पूरे विश्व की शांति के लिए, पूरे विश्व के विकास के लिए काम आ सके। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमको अपने अंदर, अपने भीतर एक्सप्लोर करना है, और अपने भीतर को जब एक्सप्लोर करेंगे तो आसपास की चीजें भी नजर आएंगी, और आसपास के संसाधनों को जब विकसित करेंगे तो पूरी दुनिया को आपकी दरकार होगी, और पूरी दुनिया में जो है आप एक ग्लोबल लीडर के रूप में विकसित होंगे। तो आज हमारी जो धारणा हो गई है, जो आजादी से पहले थी, वही आज भी है। हमको हमेशा एक लीडर की तलाश रहती है, और मुझे ये इस बात को कहने पे गर्व महसूस होता है कि भारत आज से 2000 साल पहले भी विश्वगुरु था। भारत हमेशा विश्वगुरु रहा है। भारत हमेशा सोने की चिड़िया रही है, आज भी सोने की चिड़िया रही है। और इस बात का एहसास, जैसा कि प्रोफेसर एस.एस. वर्मा जी कह रहे थे कि लॉकडाउन के समय पर्यावरण की स्थिति बेहतर हुई थी, तो ये कोविड-19 डिजास्टर थी, ये पता चला कि हम अपनी स्थिति को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। और सिर्फ एक्शन की बात है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अगर पॉलीथीन का यूज करना मना है, अगर वो बैन है, तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हमको पॉलीथीन यूज नहीं करना है। अगर सॉलिड वेस्ट अगर जनरेट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इसको डस्टबिन में डालना चाहिए, तो हमको उस डस्टबिन में डालना चाहिए, पड़ोसी के घर के सामने नहीं डालना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बदलाव की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड की जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन और जहां पर इतनी युवा जनसंख्या हो, तो आने वाले दिनों में जो ग्लोबल लीडरशिप है उसकी संभावना भारतवर्ष में नजर आती है, क्योंकि हम अपने ज्ञान और विज्ञान और अपने आप को बेहतर बना के पूरे विश्व में अपने आप को लीडर साबित कर सकते हैं। तो मुझे ना अमेरिका की बात करनी है, ना जर्मनी की बात करनी है, ना इटली की बात करनी है, हमको भारतवर्ष की बात करनी है। और हमने जैसा कि कहा, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है, उसी प्रकार से भारत में जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो हमारे देश को जो है प्रभावित कर रही है, और देश जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस से कमजोर हो रहा है। आने वाले दिनों में देखा कि जब शुरुआत में हम लोग चले तो कोविड को लेकर व्हाट्सएप पर न जाने कितने जोक, फेसबुक पे न जाने कितने जोक, और बहुत गंभीर मुद्दों को, बहुत संवेदनशील मुद्दों को लोगों ने किस प्रकार से हल्के में लिया हो, चाहे वो मीडिया ने हल्के में लिया हो, चाहे हम लोगों ने हल्के में लिया हो। जब इस प्रकार की महामारी होती है तो समाज के हर वर्ग को, हर धर्म को
और हर जाति के लोगों को इस प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, हमको पार्टियों में, राजनीतिक दलों में बंटने की आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी मुहिम में देश के प्रधानमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री या जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लगे हुए हैं, तो हमको इस बात की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए कि अगर कोई भी डायरेक्शन आता है, गाइडलाइन आता है, तो हम जो है उसका विरोध करें। हमको डिजास्टर और हमको महामारी के समय में मिलजुल के काम करने की आदत होनी चाहिए और अपनी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को विकसित करने की आवश्यकता है। और को जितने हल्के में हम लोगों ने लिया है, ऐसा नहीं है कि हम ही लोगों ने लिया है, बल्कि पूरी दुनिया में इसको हल्के में लिया गया है। और जब स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही है, इसलिए बेहतर हो रही है कि आपकी समझ में ये बात आ गई है कि अपनी सुरक्षा हम खुद कर सकते हैं। जब हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे तो इसका मतलब आप पूरे देश के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो इस राजनीतिक आयाम में कुछ कह पाना अभी बहुत ही जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी बहुत सारे डायमेंशंस इसके आने हैं, चाहे वो वैक्सीन की आविष्कार को लेके हो, चाहे ग्लोबल ट्रेड का क्या सिस्टम होगा और किन किन देशों का समूह किन किन देशों के साथ बनेगा, और इस पर अभी चर्चा करना जल्दबाजी होगी। फिलहाल जो WHO है और जो WHO ने जो गाइडलाइंस दे रखी हैं आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के सारे देशों के लिए, और जो 84 देश जो महामारी से जूझ रहे हैं, जहां पर इमरजेंसी लागू हुई है, बहुत सारे देशों में तो इसका इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन ये 84 देश जो पूरी तरह से जहां पर इमरजेंसी थी, उन देशों को बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। देश बाहरी देशों से कमजोर नहीं होता है, बल्कि देश जो है आंतरिक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से, अस्थिरता से कमजोर होता है। तो मेरा सभी पर्यावरण और जो शिक्षाविद यहाँ पर बैठे हुए हैं, खासतौर से जो मेरे शोधकर्ता हैं, जो शोध छात्र हैं, उनसे इस बात का निवेदन करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को अवेयरनेस के लिए काम करना चाहिए, लोगों में जागरूकता का काम करना चाहिए, समाज में जाके बात करना चाहिए। इस वक्त सोशल इंटीग्रेशन की आवश्यकता है, और जब सोशल इंटीग्रेशन होगा तो मुझे नहीं लगता है कि भारत को किसी भी कोविड-19 डिजास्टर को लेके या किसी भी डिजास्टर को लेके आने वाले दिनों में खतरा है। तो दुनिया के सारे देश अपना ट्रस्ट खो चुके हैं। इस वक्त हमको अपने देश में रहने वाले नागरिकों का उनका ट्रस्ट पाने की आवश्यकता है। हम बहुत सारे प्रदेशों में बटे हैं जरूर, लेकिन बहुत सारे प्रदेशों में अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन इस डिजास्टर में कहीं ना कहीं कोविड-19 डिजास्टर से हमको एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, और इस महामारी के समय हम सोशल इंटीग्रेशन और जो अवेयरनेस का, जागरूकता का काम करें, और लोगों के बीच में जाएं और समाज के निचले स्तर के लोगों में जाएं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो फ्रस्ट्रेशन में है, जो डिप्रेशन में है, और उनको ढांढस देने की आवश्यकता है। और आने वाले दिनों में ये जो लघु केंद्र हैं अधिवास के, और छोटे छोटे गांव हैं, उसमें छोटे छोटे उद्यम और छोटे छोटे चीजों को विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास जो सारी चीजों की संपन्नता है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम संपन्न नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को एक्सप्लोर करें और अपने संसाधनों को एक्सप्लोर करें। तो समय की कमी है, और ऑलरेडी आप लोग इतना कह चुके हैं, तो उन सारी चीजों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि तू अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। यानी आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, और आप अपनी सुरक्षा करेंगे तो आप अपने आसपास के लोग की भी सुरक्षा करेंगे, और लोगों को बताएंगे कि मतलब जो है ये बहुत ही मुश्किल का टाइम चल रहा है, ये मजाक का समय नहीं है, और ये जोक का समय नहीं है। और इस नारे को आगे बढ़ाएंगे, इस जागरूकता को आगे बढ़ाएंगे, और इस दुनिया में हम ग्लोबल लीडरशिप कर सकते हैं। इसलिए हमको किसी और को आदर्श नहीं मानना है, बल्कि हमको जो है अपने देश को जो है विकसित करना है, और यहाँ के संसाधनों को मजबूत करना है, खास तौर से जो मानव संसाधन है उसको मजबूत करना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज आ रही थी सर? हाँ जी, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर विवेचन किया आपने।
आज आदरणीय सर ने देखिए राजनीतिक आयाम पर बहुत ही गंभीरता से अपनी बातें रखी, बहुत विचारणीय बातें रखी, जो हम सबको अपने निकट इस समय जो संचार माध्यम है उनसे लगातार जैसे अनुभव हो रहे हैं, उन सारे अनुभवों को सर आपने पंक्तिबद्ध करके, सूचीबद्ध करके बड़ा उपकार किया। इस वेबिनार के प्रतिभागियों को ये सुअवसर मिला है